हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले के बारे में, जो ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक अद्भुत धार्मिक उत्सव है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो चलिए इसके इतिहास, संस्कृति, इस साल के उत्सव और कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ पर्व के इतिहास के बारे में कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे की कहानियाँ क्या है। तो महाकुंभ, कुंभ का मतलब होता है कलश, तो महाकुंभ का मतलब होगा महाकलश। तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कलश जो है वो कितना बड़ा होगा। तो इसके पीछे 2 कहानियां छुपी हुई है। वो 2 कहानियां क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो पहली कहानी है वो जुड़ी है गरुड़ देव से, और ये कैसे गरुड़ देव जुड़ी हुई है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो एक ऋषि होते हैं जिनका नाम है ऋषि कश्यप। उनकी 2 बीवियां होती है, 2 पत्नियां होती हैं। एक का नाम होता है कद्रू और दूसरे का नाम होता है विंता। तो क्या होता है, जो कद्रू है वो ऋषि कश्यप के पास जाती है और उनसे वरदान मांगती है कि उन्हें 100 विषैले बच्चे चाहिए। तो ऋषि कश्यप उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं तथा उसको बोल देते हैं और उन्हें 100 अंडे दे देते हैं। यही देखकर जो माता विंता है वो भी जाती है ऋषि कश्यप के पास। वो ऋषि कश्यप से बोलती है बेशक उन्हें ज़्यादा बच्चे ना दीजिए, माता कद्रू के जितने, पर उन्हें जितने भी बच्चे आप दो वो कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। तो ऋषि कश्यप उन्हें भी आशीर्वाद दे देते हैं और उन्हें 2 बड़े अंडे दे देते हैं। बड़े अंडे, ये अंडे कद्रू को जो अंडे दिए थे उन्होंने, उनसे काफ़ी बड़े अंडे होते हैं। तो होता क्या है, अब जो कद्रू को 100 अंडे दिए थे वो एक एक करके फूटने लगते हैं और उनसे निकलने लगते हैं सांप के बच्चे। ये देखकर माता विंता जो है वो इम्पेशेंट होने लग जाती है और इसके चलते वह एक अंडा खुद ही फोड़ देती है। और जब वो एक अंडा फोड़ती है अपना, तो उसमें से एक अर्ध विकसित शरीर निकलता है जो कमर से ऊपर तक तो बन चुका था पर कमर से नीचे नहीं बना था। तो उस अंडे से जो निकलते हैं वह निकलते हैं अरुण देव। अब अरुण देव कौन है? यह है सूर्य देव के सारथी, जो उनके साथ घोड़ों को चलाते हैं। तो जब अरुण देव निकलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वो पूरी निराशा के साथ अपनी माता विंता के पास जाते हैं और बोलते हैं जो गलती आपने मेरे साथ की वह दूसरे अंडे के साथ मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और उस अंडे को खुद फूटने दीजिए। तो जैसे ही वह दूसरा अंडा फूटता है तो उसमें से निकलते हैं गरुड़ देव, जिनका शरीर तो इंसानों जैसा होता है पर जो उनका फेस है, उनका जो चेहरा है वो बाज की तरह होता है और उनके पंख भी होते हैं। तो जब तक गरुड़ देव अंडे से निकलते हैं तब तक जो माता विंता होती है उनको कद्रू और उनके जो 100 पुत्र हैं वह दासी बना देते हैं। यह देखकर गरुड़ देव बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कद्रू और उनके बच्चों के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उनकी माता को दासित्व से मुक्त कर दो। तो जो माता कद्रू और जो उनके 100 बच्चे हैं वह उनके सामने शर्त रखते हैं कि तुम वैकुंठ धाम से अमृत कलश ले आओ तो हम तुम्हारी माता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। तो जो गरुड़ देव है वह यह शर्त मान लेते हैं और चले जाते हैं व्याकुंठ धाम अमृत कलश लेने के लिए। तो जैसे ही वो अमृत कलश लेकर आ रहे होते हैं वापस, तो वैसे ही उनके रास्ते में कई देवगण आ जाते हैं जो उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंद्रदेव उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, फिर सूर्यदेव उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गरुड़ देव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब क्या होता है, जितने भी देवताएं हैं वो सारे जाते हैं विष्णु भगवान जी के पास, उनसे विनती करते हैं कि गरुड़ देव को रोक लीजिए, क्योंकि अगर यह अमृत कलश किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो विष्णु भगवान जाते हैं, गरुड़ देव को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पे गरुड़ देव और विष्णु भगवान के बीच में युद्ध होने लग जाता है। तो युद्ध होते करते करते जो विष्णु भगवान है वह सोचते हैं कि गरुड़ देव के हाथ में अमृत कलश है, पर उन्होंने अमृत कलश से एक बूंद भी नहीं पिया है। तो वो गरुड़ देव से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में अमृत कलश होने के बाद भी तुमने एक बूंद तक नहीं पिया, तो तुम ये अमृत कलश ले जा क्यों रहे हो? तो गरुड़ देव पूरी स्टोरी, पूरी कहानी विष्णु भगवान को बता देते हैं। तो यह सुनकर विष्णु भगवान गरुड़ देव को परमिशन दे देते हैं कि तुम ले जाओ ये कलश अपना धरती पे, और पर उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जैसे ही तुम यह कलश धरती पर रखो उसके बाद तुम मेरे वाहन बन जाओगे। तो गरुड़ देव यह शर्त मान लेते हैं और वो विष्णु भगवान के वाहन बनने को तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही गरुड़ देव धरती पर पहुंचते हैं, कलश रखते हैं धरती पर, वैसे ही विष्णु भगवान क्या करते हैं, अपनी मायावी शक्तियों से वो कलश को गायब कर देते हैं। तो शर्त ये लगी थी 100 पुत्रों और गरुड़ देव के बीच में कि वह कलश उनके सामने जाके रखना है। तो उनकी शर्त तो पूरी हो जाती है, वो कलश सामने रख देते हैं, पर विष्णु भगवान उसे गायब कर देते हैं। पर होता क्या है कि उनकी शर्त तो हो गई है पूरी, तो जो 100 पुत्र और कद्रू माता है उन्हें उनकी गरुड़ देव की माता विंता को दासित्व से मुक्त करना पड़ता है। तो ना वो अमृत उन लोगों को पीने को मिलता है, ना किसी और को मिलता है। तो जब गरुड़ देव और विष्णु भगवान की लड़ाई हो रही होती थी ना, तो जो अमृत कलश है उससे कुछ बूंदे धरती पर गिर गई थी, और वो धरती पर उन जगहों पर गिरी थी जहां पर आज के टाइम पे महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कौन कौन सी जगह? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, इन 4 जगहों पर उनकी बूंदे गिरी थी। तो ये तो है पहली स्टोरी, पहली कहानी। तो दूसरी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के बारे में तो सबने ही सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ किसके बीच में था? देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। अमृत कलश को लेकर ही एक मंथन हुआ था। तो हुआ क्या था, जब पर्वत मंथन हो रहा था तब ये देवताओं और असुरों के बीच में हो रहा था। तो जो विष्णु भगवान है वो कूर्म अवतार के रूप में, मतलब जो कछुए के एक्सेस बने होते थे उसके रूप में वो प्रेजेंट थे वहाँ पे, और पर्वत को मंथा जा रहा था। तो जैसे जैसे पर्वत से चीज़ें निकल रही थी वैसे
पर्वत से चीजें निकल रही थी, तो वो डिवाइड हो रही थी असुरों और देवताओं के बीच में कि कौन सी चीज देवताओं को मिलेगी, कौन सी चीज असुरों को मिलेगी। तो जैसे ही धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेके निकले बाहर, तो वैसे ही देवता और असुरों के बीच में जंग छिड़ गई कि असुरों को, मतलब देवता चाहते थे कि ये जो अमृत कलश है असुरों को ना मिले, क्योंकि अगर वो असुरों को मिल गया तो विनाश हो सकता है, और देवताओं को तो वो अमृत वैसे ही चाहिए था। ऐसे उन लोगों ने अमृत कलश छीना और वो वहां से भाग गए, और अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक भागते रहे। 12 दिन हमारे आज के 12 दिन के टाइम 12 दिन के बराबर नहीं थे, वो उनके 12 दिनों के बराबर थे। तो जैसे ही वो 12 दिनों तक अमृत कलश को लेकर भागते रहे, तो वो 4 जगहों पे विश्राम के लिए रुके। अब ये 4 जगह कौन सी होगी? ये 4 जगह वही 4 जगह है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, जहाँ पे महाकुंभ मेला आयोजित होता है। यही 4 जगहों पे वह लोग रुके थे। वह 4 दिन हर 12 साल में हर एक शहर में आते हैं, और हर 12 साल के बाद एक जगह पे महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई है, जो कहानियां मैंने आप लोगों को बताई है, इसका उल्लेख ना तो आपको किसी वेदों में देखने को मिलेगा, ना ही किसी पुराणों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना ही आपको किसी स्क्रिप्चर्स में इसका रिटर्न उल्लेख देखने को मिलेगा। तो ये जो कहानियां ये मौखिक रूप से सुनाई जाती है, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी, हर एक पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को ये मौखिक रूप से सुनाती है। तो आइए कि देखते हैं कि कब मेला कहाँ पे होने जाते, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा, ये कैसे तय होता है। तो इसके कुछ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस रहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस रहती है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि जो मेला है वो कब कहाँ होगा। तो जो 2025 का महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है, उसमें प्रकाश डालते हुए तिकर माफी आश्रम के हेड हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने कहा है कि ये जो मेला कहाँ होना है, ये सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन जो होता है प्लैनेट्स का, उस चीज़ पे निर्भर करता है। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रहों के नक्षत्र हैं, वो कैसे देखे जाते हैं। क्या है, जब महाकुंभ आयोजित किया जाना होता है या कुंभ मेला आयोजित किया जाना होता है, तो 3 ग्रहों के नक्षत्र देखे जाते हैं, एक चंद्रमा के, एक सूर्य के और एक बृहस्पति के। अब इन तीनों के ही नक्षत्र क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि हुआ मतलब ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो इंद्रदेव है उनके बेटे जयंत, उन्होंने क्या किया था, वो अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए वो उसको लेके उड़ गए थे, और 12 दिनों तक वो उसको लेके घूमते बाकी देवी देवताओं के साथ उस कलश को दानवों से बचाते रहे थे। तो जो चंद्रमा है उस टाइम पे वह यह देखते हैं कि जो अमृत कलश है उसमें से अमृत की बूंदें बाहर ना निकले, और जो सूर्य देव है वह यह देख रहे थे कि जो अमृत कलश है वो फूटे ना, वो टूटे ना, या मतलब फट ना जाए। और जो बृहस्पति जी है, जुपिटर जी, वो जयंत देव जो अमृत कलश को लेकर उड़े थे, उनकी रक्षा करते हैं ताकि वो दैत्यों के दानवों के हाथ में ना पड़े। तो अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कब किस राशि में है। तो जब जुपिटर यानी बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, और सन और मून यानी चंद्रमा और सूर्य धनु राशि में होते हैं, तो जो ये महाकुंभ का उत्सव है वो हरिद्वार में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सन और मून कर्क राशि में होते हैं, तो यह उत्सव नासिक में मनाया जाता है। ग्रह नक्षत्रों की सारी अलाइनमेंट्स शुक्र नदी पे बनती है, तो यह उत्सव उज्जैन में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति वृष राशि यानी टॉरस में होता है, और सन और मून चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो यह उत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। तो इस बार जो उत्सव है महाकुंभ का, वह प्रयागराज में आयोजित किया गया है। और इस बार का जो उत्सव है बहुत खास ही रहने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है जो पूर्ण कुंभ का मेला है वो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, और जब ये पूर्ण मेला 12 बार हो जाता है, यानी कि 12 × 12, 12 साल में 12 बार का जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, वो 144 सालों बाद आ रहा है, जो 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और 26 जनवरी तक यह मेला चलेगा। 13 जनवरी, और इस बार जो ग्रह नक्षत्रों के अलाइनमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ रह रही है, क्योंकि 13 जनवरी से मकर संक्रांति स्टार्ट है, तो 13 जनवरी से ये मेला आयोजित हो चुका है, और 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन यह मेला खत्म होना है। और इस बीच में भी जो आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, और 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो इस बार की जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, इसलिए कई जगहों से विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने पहुंचे हैं। आज का जो मेला प्रयागराज में आयोजित हो चुका है 13 जनवरी से, वो त्रिवेणी संगम पर आयोजित हो चुका है। त्रिवेणी तट यानी त्रिवेणी संगम 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों को त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो महाकुंभ मेले में स्नान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान कर लेते हैं उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शुभता का आगमन होता है। तो स्नान से संतों और नागा साधुओं का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है कि वो लोग जब भी महाकुंभ का मेला आयोजित होता है वो लोग स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और भी कई लोग, साधु संत, कई विभिन्न धर्मों के लोग त्रिवेणी संगम पर स्नान करने आए हुए हैं। तो इस साल महाकुंभ में 6 शाही स्नान बताए गए हैं, जो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 फरवरी मकर संक्रांति के दिन होना है, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन एक स्नान होना है, 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक स्नान होना है, 13 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन होना है, और जो आखिरी स्नान होगा वह महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि तैयारी कैसी चली है महाकुंभ के आयोजन की, और क्या क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। तो ये इतने बड़े स्तर पे ये उत्सव होने वाला है, तो जो वहाँ की यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी तैयारियां की हुई है इस उत्सव को करवाने में, कि 5500 करोड़ का बजट इन्होंने रखा हुआ है महाउत्सव के लिए। IPL के बाद सबसे ज़्यादा जो बजट रहा है वह महाकुंभ मेले का बजट है। 5500 करोड़ यानी 45 दिन में यूपी गवर्नमेंट 5500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस उत्सव पे, यानी 120 करोड़ पर डे के हिसाब से।
और यही नहीं, यह तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का बजट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग 2100 करोड़ का बजट दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बजट दिया है तो सिर्फ खर्चा ही होगा गवर्नमेंट का। 2500 करोड़ की कमाई भी यूपी गवर्नमेंट करने वाली है, जो गवर्नमेंट के खाते पे जाएंगे पैसे, यानी 2-3 लाख करोड़ की कमाई यूपी गवर्नमेंट करेगी। तो आइए अब जानते हैं, ये तो बात होगी खर्चे की कि कितना बजट बनाया हुआ है, कितना खर्चा होगा और कितना यूपी गवर्नमेंट कमाएगी। आइए तो अब बात करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या तैयारियां की हुई है। 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो इस बार का कुंभ मेला है उसमें क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो 2019 का जो महाकुंभ था उसमें 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ यात्री इस उत्सव को देखने आए थे, पर इस बार जो है 40 करोड़ यात्री इस मेले को देखने आ रहे हैं। पिछले बार कुंभ के मेले में 3200 हेक्टेयर की जगह यूज़ हुई थी, पर इस बार 4000 हेक्टेयर की जगह यूज़ हुई है। 1,60,000 टेंट्स बनाए गए हैं। पिछले बार के मेले में 22 पेंटिन ब्रिजेस बनाए गए थे, इस बार 30 पेंटिन ब्रिजेस बनाए गए हुए हैं। इस बार 300 किलोमीटर का टेम्पररी रोड बनाया था, जो इस बार 400 किलोमीटर का टेम्पररी रोड बनाया गया है। 40,000 स्ट्रीट लाइट्स थी, पर इस बार 67,000 स्ट्रीट लाइट्स दी गई हुई है सरकार के द्वारा। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने इस बार 2 पावर सबस्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 2 पावर सबस्टेशन बनाए हैं और 66 नए ट्रांसफार्मर्स बनाए हुए हैं। और आईपीएच डिपार्टमेंट ने पानी की सुविधाएं कुछ इस प्रकार है, 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन दी हुई है आईपीएच डिपार्टमेंट ने। इसमें से 85 वाटर बूथ्स है और 200 वाटर एटीएम्स दिए गए हैं। 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं लोगों के लिए। 10,000 सफाई कर्मचारी जो 24 घंटे महाकुंभ मेले में उपस्थित रहेंगे। 10,000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिए गए हैं। पेंटिंग्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिली थी, जो वॉल में पेंटिंग्स वगैरह थी मेले में, वह थी 17 लाख स्क्वायर फीट की, पर इस बार जो पेंटिंग्स है वो है 18 लाख स्क्वायर फीट की पेंटिंग्स आप लोगों को वॉल्स पे देखने को मिलेगी। सुविधाओं के लिए, ट्रांसफॉर्म्स के लिए सरकार ने 7,000 रोडवेज की बसेस दी हुई है, जिसमें से 550 शटल बसेस है। 7,000 बस स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 13,000 ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेलवे मिनिस्टर ने ये घोषणा की है कि 13,000 ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की सुविधाएं उपलब्ध की गई है। तो इस तरह की इतनी अच्छी मैनेजमेंट आप लोगों को वहाँ पे महाकुंभ मेले में देखने को मिलेगी। तो इससे यही साबित होता है कि इतनी कम समय में, क्योंकि गंगा में पानी इस बार 1 महीने लेट निकला था, तो 1 महीने डिले हो गई थी मैनेजमेंट, फिर भी आप लोगों को जो मैनेजमेंट है वो टाइम से देखने को मिल रही है। इस मैनेजमेंट से, मतलब इतनी अच्छी मैनेजमेंट देख के हम लोग ये चीज़ तो बोल सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है जुगाड़ लगा के नहीं की गई है, सिस्टम और प्रोसेस के द्वारा ये मैनेजमेंट की गई है, तभी इतनी अच्छी मैनेजमेंट वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सरकार है वो 25,000 करोड़ की कमाई कैसे करेगी, मतलब इतना पैसा सरकार को कैसे आएगा। अब जब इतने ज़्यादा लोग मेले को देखने के लिए आएंगे, ऐसी बात है कि हर चीज़ पे जीएसटी लगेगा। अब लोग आएंगे, होटल्स में रुकेंगे तो होटल्स में जीएसटी लगेगा, वो खाना खाएंगे तो खाने में, फूड में जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी सबसे अच्छा जरिया है रेवेन्यू कमाने का। तो सेकंड जो रेवेन्यू आएगा वो लैंड से आएगा। जो लैंड है वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो स्टॉल्स वहाँ पे लगेंगे, जो कंपनी स्टॉल्स लगाएगी, शॉप्स लगाएगी, वो वहाँ का रेंट देगी। जो होर्डिंग्स लगाएंगे कंपनीज, वो वहाँ का रेंट देंगे, और जिन्होंने टेंट लगाया है वो वहाँ पे रेंट देंगे। ट्रांसपोर्ट की बसें आएगी, वो इनकम, पार्किंग की इनकम। थर्ड आता है लाइसेंसिंग। जितने वहाँ पे वेंडर्स आएंगे उनको वेंडर परमिट, और जितने वहाँ पे लोग फूड बेच रहे होंगे उनको फूड लाइसेंस। दूर दूर से लोग आए हैं तो वो सिर्फ महाकुंभ मेला ही नहीं देखेंगे, वो आस पड़ोस की चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे, घूमना चाहेंगे, फिरना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि और इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, वो लोग अयोध्या के राम मंदिर भी देखना चाहेंगे, काशी में भी जाना चाहेंगे, मथुरा वृंदावन के दर्शन भी करना चाहेंगे। कि जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे भी फुटफॉल इंक्रीज होगा, और इससे और बाकी सारी इनकम मैंने आप लोगों को बताई, तो ये वहाँ से भी आएगी। और यूपी की गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। ओवरऑल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इकोनॉमी में, इससे सीधा 2 से 3 लाख करोड़ की जीडीपी ऊपर जाएगी। ये तो हो गई कि गवर्नमेंट की कमाई, गवर्नमेंट कितना कमाएगी महाकुंभ मेले से। और बाकी मैं बात करती हूँ कि बाकी और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें फायदा होगा महाकुंभ मेले से, किन किन की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। सबसे पहले महाकुंभ का सीधा सीधा फायदा होगा होटल्स को, कि लोग आएंगे, होटल्स में ठहरेंगे, टेंट्स में ठहरेंगे, टेंट वेंडर्स को इसका फ़ायदा होगा अच्छा खासा। और रेस्टोरेंट्स वालों को, लोग आएंगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे, ढाबे में खाएंगे, हाईवेज भरे रहेंगे। जो ठेले वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनका प्रॉफिट होगा। फूल की, पूजा की मालाएं वगैरह, मिठाई वगैरह, उनका होगा फ़ायदा। एयरलाइन कंपनीज़ का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे। इंडियन रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस कंपनीज़ का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट बसेस का फ़ायदा होगा, प्राइवेट बसेस का, ऑटो रिक्शा किराया, हर चीज़ का फ़ायदा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि क्या क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और क्या क्या प्रिपरेशंस रहने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कुछ अद्भुत तथ्यों की, कि महाकुंभ से रिलेटेड कुछ अद्भुत तथ्य हैं। तो महाकुंभ मेले को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना गया है, जहाँ लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। साधुओं की जो अद्भुत परंपरा होती है, उनकी जो वेशभूषा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग इसमें देखने को मिलती है। और कुछ साधु संत तो कई सालों से तपस्या करते हुए नजर आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई बताई है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हो सकता है जाके आ सकते हैं महाकुंभ मेला देखकर, वो जरूर जाए, क्योंकि 144 साल के बाद ये महाकुंभ मेला हो रहा है। तो आने वाली 3 पीढ़ियाँ ये मेला नहीं देख पाएगी, और पिछली 3 पीढ़ियाँ भी ये मेला, पिछली 3 पीढ़ियों ने भी ये मेला नहीं देखा होना। तो जो जाके आ सकते हैं वो जरूर साक्षात इसके दर्शन करके आइए। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।